आप सभी का स्वागत है। हम समेट कर लेकर आए हैं दिन भर की सभी अहम खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नागपुर हिंसा मामले में दंगाइयों के खिलाफ फडणवीस सरकार सख्त, बुलडोजर एक्शन के साथ होगी प्रॉपर्टी भी जब्त। पीड़ितों को जल्द राहत पहुंचाने का दिया आश्वासन। बेंगलुरु में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक में बांग्लादेशी हिंदू समाज के साथ एकजुटता का प्रस्ताव पारित। वैश्विक एकजुटता का आह्वान, यूएन से हस्तक्षेप की अपील। परिसीमन के मुद्दे पर विपक्षी एकता के दावे पर आपसी रार का साया। स्टालिन की अध्यक्षता में जेएसी से ममता बनर्जी ने बनाई दूरी। भाजपा ने बैठक को बताया खिसकती सियासी जमीन बचाने का खोखला दांव। भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी बनी पीएलआई स्कीम। देश में निवेश, उत्पादन और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि। पीएलआई स्कीम से मिली 11.5 लाख से अधिक नौकरियां। स्कीम के तहत अब तक 1.61 लाख करोड़ रुपए का हुआ निवेश, 5.31 लाख करोड़ रुपए का हुआ निर्यात। रॉयल चैलेंजर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में शानदार जीत के साथ किया आगाज। अपने पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से दी मात। विराट कोहली और साल्ट ने खेली अर्धशतकीय पारी। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। परिसीमन को लेकर सियासी रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने चेन्नई में परिसीमन को लेकर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। बैठक में सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से किसी भी परिसीमन अभ्यास पर पारदर्शिता की मांग की गई। वहीं बीजेपी ने इस बैठक को गैर जरूरी बताते हुए इसे स्टालिन का चुनावी ढोंग बताया। ममता बनर्जी का बैठक से नदारद रहना कई सवाल खड़े करता है। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने बहुचर्चित परिसीमन के मुद्दे को लेकर शनिवार को पहली बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें विपक्षी शासित राज्यों के अलावा विपक्षी दलों के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के सीएम पिनाराई विजयन, ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास और बीजू जनता दल के नेता संजय कुमार दास वर्मा शामिल रहे। जेएसी की पहली बैठक में परिसीमन के मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। जेएसी ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से किसी भी परिसीमन अभ्यास पर पारदर्शिता की मांग की। We've all come together on one single platform, expressing their solidarity and also expressing their concern about the very important issue of delimitation. Delimitation meeting went on very well. It is a good beginning. And we'll all join together to save the federal structure and the constitution of this country. परिसीमन पर पहली संयुक्त समिति की बैठक को लेकर भाजपा आक्रामक नजर आई। भाजपा की ओर से जेएसी के खिलाफ काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि लगातार केंद्र के आश्वासन के बाद भी एमके स्टालिन परिसीमन को मुद्दा बनाकर अपनी खिसकती सियासी जमीन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कुप्रशासन को ढकना चाहते हैं। With all these problems, what the delimitation is not announced, but CM is conducting a meeting. Tamil Nadu CM is conducting a meeting to hide his misgovernance. All the other state CMs are attending the same meeting to hide their own state's misgovernance. स्टालिन समेत दक्षिण भारत के वो सभी राजनेता जो डिलिमिटेशन जो आज मुद्दा नहीं है उसको केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए मुद्दा बनाना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि डिलिमिटेशन एक स्थापित प्रक्रिया और प्रोसेस के अंतर्गत होता है। उससे पहले जनगणना होगी, डिलिमिटेशन का कमीशन बनेगा, उसके मापदंड तय होंगे और उसके बाद डिलिमिटेशन होगा।
वहीं लंबे समय से परिसीमन के मुद्दे पर रार छेड़ते हुए विपक्ष के इस महाजुटान से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गायब होना विपक्षी एकता की पोल खोलता नजर आया। परिसीमन पर अगली बैठक अब हैदराबाद तेलंगाना में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र सरकार का एक्शन जारी है। अब तक 104 दंगाइयों की पहचान हो चुकी है और 92 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने की बात कही है, तो वहीं यह भी ऐलान किया है कि नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर एक्शन भी होगा। नहीं बख्शे जाएंगे नागपुर हिंसा के दंगाई। नुकसान की कीमत दंगाइयों से वसूलेगी महाराष्ट्र सरकार। सीएम फडणवीस ने किया एक्शन प्लान तैयार। चैन से नहीं बैठेगी महाराष्ट्र सरकार। 104 दंगाइयों की हुई पहचान, 92 पर कार्रवाई। दंगाइयों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन। नागपुर में हुई हिंसा के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ किया है कि सार्वजनिक संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दंगाइयों से ही वसूली जाएगी। अगर वे भुगतान नहीं करते हैं तो उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस दंगे के पीछे जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज से दंगाइयों की पहचान की जा रही है। अब तक 104 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है और कानून के मुताबिक 12 नाबालिगों सहित 92 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दंगे में जिन पीड़ित परिवारों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उन्हें 3-4 दिनों के भीतर मुआवजा दिया जाएगा। जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने शहर में कानून व्यवस्था के संबंध में नागपुर पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब तक 68 सोशल मीडिया पोस्ट्स की पहचान कर उन्हें डिलीट किया जा चुका है। पुलिस ने 2 थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा लिया है। इसके अलावा अन्य थाना क्षेत्रों में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक कर्फ्यू में राहत दी गई है। 9 थाना क्षेत्रों में शनिवार को भी कर्फ्यू बरकरार रखा गया। गौरतलब है कि नागपुर के कई हिस्सों में 17 मार्च को पथराव और आगजनी की खबरें आई थीं। हिंसा के दौरान पुलिस उपायुक्त स्तर के 3 अधिकारियों सहित 33 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। नागपुर हिंसा मामले में अब तक 13 एफआईआर दर्ज हुई है। नागपुर में हुई हिंसा के बाद फडणवीस सरकार लगातार सख्त एक्शन ले रही है। पीड़ितों को जल्द ही नुकसान की भरपाई और पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर धाराएं लगाई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बेंगलुरु में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की सालाना बैठक में बांग्लादेशी हिंदू समाज के साथ एकजुटता का प्रस्ताव पारित किया गया और इसके लिए वैश्विक एकजुटता का भी आह्वान किया गया। प्रतिनिधि सभा ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार को लेकर संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की भी अपील की। बेंगलुरु में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय वार्षिक बैठक के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एकजुटता के साथ खड़े होने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक के दौरान अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर इस्लामी कट्टरपंथी तत्वों द्वारा लगातार हो रही सुनियोजित हिंसा, अन्याय और उत्पीड़न पर गहरी चिंता व्यक्त की गई और इसे मानवाधिकार का हनन बताया गया। प्रतिनिधि सभा ने भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार संवाद करने की बात कही।
वहीं संयुक्त राष्ट्र से भी इस अमानवीय व्यवहार का गंभीरता से संज्ञान लेने की मांग की गई। बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ और वहाँ के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का जो मानवाधिकार हनन, हिंसा, ये जो सब विषय वहाँ हुए हैं और उनका एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का जो इशू आकर खड़ा हुआ है और इस सारी स्थिति के अंदर जो इंटरनेशनल फोर्सेस पीछे अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, इन सब के प्रति देश को, समाज को अवेयर भी रहना, जागरूक भी रहना और ये वहाँ के हिंदू समाज की सुरक्षा और वहाँ के हिंदू समाज का सम्मान, ये सब गरिमा जो है ये सुनिश्चित हो, इस सारी दृष्टि से और वहाँ उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय फोरम, भारत सरकार, हिंदू समाज सब मिलकर प्रयास कर पाकिस्तान पर बात करते हुए सह सरकारवाह अरुण कुमार ने कहा कि दोनों देशों की संस्कृति और सभ्यता एक जैसी है, लेकिन कुछ लोग भारत और पाकिस्तान के बीच मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट पैदा करने की लगातार कोशिश करते आए हैं। ये जो अपना भारत है, इस भारत और पड़ोसी देश, ये केवल देशों का समूह नहीं है, हमारी हजारों साल की एक यात्रा है, वो हमारी कॉमन जर्नी है। हम जब कहते हैं तो वो कॉमन जर्नी के अंदर हमारा एक शेयर्ड कल्चर है, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है और हमारे जो शेयर्ड जो है वो हमारे ट्रेडिशंस भी हैं, बहुत सारी बातें हमारी समान हैं। तो ऐसा लगता है कि एक मिसट्रस्ट और डिसट्रस्ट भारत और इन सारे पड़ोसी देशों के बीच में खड़ा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उसके अंदर दुनिया की बहुत सारी शक्तियां उसमें भूमिका अदा कर रही हैं। हमने पाकिस्तान, डीप स्टेट इन अमेरिका, उस सब के बारे में भी इसमें थोड़ा हमने इंगित किया है सारे उसमें से अपने प्रोसेस प्रस्ताव के अंदर। लेकिन इस बार एक अच्छा विषय उसमें ये भी है कि ये जो सारा हुआ तो पहली बार वहां के हिंदू समाज ने लोकतांत्रिक ढंग से वहां पर एक कलेक्टिव, डेमोक्रेटिक और पीसफुल वे में अपनी बात को असर्ट करने की भी कोशिश की। इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा लगातार हो रही अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर सुनियोजित हिंसा के खिलाफ आरएसएस ने मुखर स्वर के साथ वैश्विक समुदाय से एकजुटता का आह्वान किया है। प्रतिनिधि सभा के प्रस्ताव के केंद्र में भी बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा और सम्मान की मांग को रखा गया है। बेंगलुरु से डॉक्टर सुयश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पूरे विश्व भर में विश्व जल दिवस मनाया गया। इस और मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया। पीएम ने लिखा, विश्व जल दिवस पर हम जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। जल सभ्यताओं के लिए जीवन रेखा है और इसलिए भविष्य की पीढ़ी के लिए इसे संरक्षित रखना अधिक महत्वपूर्ण है। पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम, अर्थात संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है। इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए इतना जोर दिया। वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह पानी बचाने को, तालाब, सरोवर आदि बनवाने को मनुष्य का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया है। हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी, बिन पानी सब सूख, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाने से लेकर पानी के प्रबंधन और रखरखाव पर भी पूरा जोर है और इसमें भी गांव के लोगों की भूमिका बहुत अहम है। गांव में पानी के स्रोतों के संरक्षण को लेकर भी काम किया जा रहा है। हो सकता है आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत के समान होती है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया।
ममता सरकार ने राज्य में शराबखानों यानी बार में महिलाओं को काम करने की अनुमति के लिए विधेयक पारित किया है। भाजपा महिला मोर्चा ने महिलाओं को बार में काम करने की अनुमति देने वाले विधेयक के खिलाफ कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा नेता रूपा गांगुली ने किया। भाजपा महिला मोर्चा का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजस्व बढ़ाने के लिए महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने के लिए मजबूर किया है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने पहले ही महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और अब शराबखानों में महिलाओं को काम करने की अनुमति देकर ममता बनर्जी खुद एक महिला होकर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। भाजपा नेता रूपा गांगुली ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं, उन्हें ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। रूपा गांगुली ने कहा कि कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि महिलाओं को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अब महिलाएं बार में काम करेंगी। वे बंगाल की महिलाओं के लिए किस तरह का भविष्य बना रही हैं? ममता बनर्जी का सरकार जो है वो धिक्कारी है, धिक्कार खाने के लायक ही है। वो खुद ही बहुत बेशर्म की तरह बहुत गलत बातें करती रहती है। पहली बात तो वो महिला होने के नाते ये उनको शोभा नहीं देता, दूसरी चीफ मिनिस्टर होने के नाते भी उनको शोभा नहीं देता, और कोई काम तो दिला नहीं सकती है। तो कुछ ही दिन पहले ये कह रही थी कि महिला रात को निकलना नहीं चाहिए, अभी बार में काम करेंगी। तो वो क्या चाहती है, बंगाल की महिलाओं के लिए भविष्य क्या बना रही है? उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी PLI स्कीम के तहत अब तक 1.61 लाख करोड़ रुपए का निवेश, 14 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और 5.31 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। इस योजना के जरिए 11.5 लाख नए रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार PLI स्कीम के तहत 14 प्रमुख सेक्टरों में 764 आवेदनों को मंजूरी दी गई। इनमें बल्क ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मा, टेलीकॉम, वाइट गुड्स, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और ड्रोन सेक्टर के 176 MSMEs को लाभ मिला है। नवंबर 2024 तक 1.61 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश दर्ज किया गया। इससे वित्त वर्ष 2024-2025 तक निर्धारित 15.52 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 14 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और बिक्री हासिल हुई है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुल 11.5 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ है। PLI स्कीम से देश के निर्यात ढांचे में बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां पारंपरिक वस्तुओं का निर्यात होता था, वहीं अब इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम उपकरण, प्रोसेस्ड फूड जैसे उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्यात तेजी से बढ़ा है। अब तक 5.31 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात किया जा चुका है। 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए सरकार ने 14,020 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की है। इनमें लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT हार्डवेयर, बल्क ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मा, टेलीकॉम, फूड प्रोसेसिंग, वाइट गुड्स, ऑटोमोबाइल और ड्रोन सेक्टर शामिल है। PLI स्कीम से भारत न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि वैश्विक विनिर्माण और निर्यात हब के रूप में भी उभर रहा है। PLI योजना घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है, उत्पादन बढ़ाती है, नए रोजगार सृजित करती है और निर्यात को बढ़ावा देती है। राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय सभागार में शनिवार को 31वें लाल बहादुर शास्त्री स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लाल बहादुर शास्त्री स्मारक ट्रस्ट और भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय संग्रहालय और LBS-IM दिल्ली के सहयोग से किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वक्ता के तौर पर नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद, नीति आयोग की भूमिका विषय पर अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया में तेजी के साथ आर्थिक विकास कर रहा है और नए अवसरों के लिए तैयार है। World's fastest growing major economy with a thriving digital ecosystem, a flourishing agriculture and a drive towards self-reliance through Atmanirbhar Bharat, the nation is reshaping its development paradigm so as to seize new opportunities in a fast-changing world. दुनिया भर में आज 8:30 बजे से रात 9:30 बजे तक अर्थहार मनाया गया। इस साल अर्थहार की थीम द पावर ऑफ नेचर रखी गई थी, जो हमें प्रकृति की ताकत और उसके संरक्षण के महत्व का याद दिलाती है। अर्थहार के बीच हर साल मार्च में आखिरी शनिवार को ये मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर के लोग, संस्थान और बड़े बड़े स्मारक
1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइटें और बिजली से चलने वाले उपकरण बंद करते हैं। यह पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। भारत में कई बड़े शहरों और प्रतिष्ठित इमारतों में अर्थार के दौरान लाइटें बंद रखने की योजना बनाई गई। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, हावड़ा ब्रिज और कई अन्य ऐतिहासिक इमारतें इस पहल में शामिल रहीं। संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के कार्यान्वयन के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य दिल्ली विधानसभा को कागज रहित प्रणाली में परिवर्तित करके विधायी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना है, जिससे शासन में पहुंच, दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली विधानसभा के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। देश के कई राज्यों में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के कार्यान्वयन को शुरू किया गया था, लेकिन दिल्ली विधानसभा में इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ था, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। कई राज्यों ने हमारे जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का पूरा अपने तरीके से उसको साइन करके इम्प्लीमेंट करके पूरा चालू कर दिया, लेकिन दिल्ली विधानसभा कर नहीं पाया। ये अफसोस का बात है, क्योंकि देश का राजधानी दिल्ली सबसे पहले करना है, ये अपेक्षा रहता है। तो दिल्ली में असेंबली का कहीं ना कहीं कमी रहा है। तो मैं नए जो अपने स्पीकर बने हैं विजेंद्र गुप्ता जी को विशेष करके मैं बधाई भी देता हूं, क्योंकि नए स्पीकर बने हैं, और साथ साथ उसका अभिनंदन भी करता हूं। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उन्होंने बहुत ही कम समय में दिल्ली विधानसभा को राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन से जोड़ने के आदेश दिए। 24 घंटे के भीतर पहली बैठक हुई और इसमें पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया और आज MOU पर हस्ताक्षर हो गए हैं। देश की तमाम विधानसभाएं राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के साथ जुड़ रही हैं। 100 दिनों के अंदर दिल्ली की विधानसभा को राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन से जोड़ा जाएगा और दिल्ली विधानसभा को पेपर मुक्त बनाया जाएगा। आज MOU साइन हो रहा है और 100 डेज का जो टारगेट हमने रखा था प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, मैं कहता हूं कि देश की तमाम पार्लियामेंट जो है, असेंबलीज जो हैं, वो नीवा के साथ जुड़ रही हैं और 100 डेज के अंदर मैं मंत्री जी को ये आश्वस्त करता हूं कि आपके सहयोग से, आपकी स्पॉन्सरशिप से हम 100 डेज के अंदर अंदर दिल्ली की असेंबली को नीवा से जोड़ेंगे। ई विधानसभा, पेपरलेस विधानसभा इसको बनाएंगे। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 से 26 मार्च तक चलेगा। भाजपा के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार बनने के बाद यह पहला बजट होगा। आगामी बजट के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों से सुझाव मांगे थे। इसी संबंध में नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब तक हमें ईमेल के माध्यम से 3,303 सुझाव और व्हाट्सएप के माध्यम से 6,900 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों के बहुमूल्य सुझावों ने विकसित दिल्ली बजट 2025 को और सशक्त बनाया है। सरकार बनने के तुरंत बाद से हमारा एक ही ध्येय है कि विकसित दिल्ली के अपने एजेंडा की दिशा में काम करें और दिल्ली को जो विश्व स्तरीय राजधानी बनाने का उद्देश्य जो हमारा है, विभिन्न मुद्दे जो दिल्ली से संबंधित है, हर विषय पे जनता के सुझाव हमारे तक पहुंचे हैं। सभी वर्गों से मिलकर के हमने जनसंवाद किया और उस जनसंवाद के माध्यम से उनके सुझाव, उनकी अपेक्षाएं जानी, ताकि ये जो बजट दिल्ली का है, ये सरकार का बजट नहीं, ये दिल्ली की जनता का बजट है। ये जो सेशन है हमारा 24 मार्च से शुरू होगा, जो 28 मार्च तक और हो सकता है उससे भी आगे एक्सटेंड हो। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम के लिए 14 विधायकों को MCD में मनोनीत किया है। इन 14 विधायकों में भाजपा के 11 और आम आदमी पार्टी के 3 विधायक शामिल हैं। मनोनीत विधायक अप्रैल में होने वाले महापौर और उप महापौर पद के चुनाव में मतदान करेंगे। पार्षदों के अलावा दिल्ली के 7 लोकसभा सदस्य, 3 राज्यसभा सदस्य और 14 मनोनीत विधायक
दिल्ली नगर निगम के महापौर और उप महापौर के चुनाव में मतदान करते हैं। और पूर्वी दिल्ली में 2 दिवसीय जीएसटी पंजीकरण अभियान का आयोजन किया गया। जीएसटी पंजीकरण अभियान के अंतर्गत दिल्ली के हल्लन चौक, जाफराबाद, सुभाष रोड में कैंप लगाए गए। कैंप के माध्यम से व्यापारियों को कानूनी रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें जीएसटी के फायदे के बारे में बताया गया। इसके साथ ही हेल्प डेस्क के जरिए पंजीकरण से संबंधित तमाम समस्याओं का समाधान भी किया गया। हमारा गांधीनगर डिवीज़न आता है, उसमें 4 इलाकों में हमने ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन ड्राइव, ये पंजीकरण की जो ड्राइव है वो हमने चलाई है। एक सीलमपुर में एरिया में, एक हमने जाफराबाद में चलाई है, एक गोल बैठक और एक सुभाष रोड के पास चलाई हुई है। तो इस योजना में हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं कॉलेज के, जो शॉप्स पे जाके, दुकानों पे जाके उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के फ़ायदे बताते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि अगर वो एक टर्नओवर लिमिट के ऊपर आते हैं जहां उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, तो वो ज़रूर हमारे पास आके जीएसटी रजिस्ट्रेशन लें। 2 दिन से यहाँ कियोस्क लगाए हुए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और नुक्कड़ नाटक और ई रिक्शा के थ्रू अनाउंसमेंट वगैरह हम यहाँ करवा रहे हैं। अपने साथ इस लोकेशन में करीब से 60 के अराउंड स्टूडेंट वॉलंटियर्स भी हमारे साथ है, और 17 to 20 लोकल वॉलंटियर्स भी ज्वाइन किए हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश की है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट मुंबई की एक अदालत में दाखिल की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि सुशांत की मौत में किसी भी तरह की साजिश या आपराधिक षड्यंत्र के सबूत नहीं मिले हैं। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने आवास में मृत पाए गए थे। सुशांत सिंह की मौत के मामले में उनके पिता ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। दूसरी ओर रिया ने भी सुशांत के परिजनों पर आरोप लगाए थे। दोनों केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला 2020 में खूब सुर्खियों में रहा था। इस केस में कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम आने के बाद परिजनों की मांग पर सीबीआई ने अगस्त 2020 में सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच शुरू की थी। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। नई सुबह, नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। इंडिया में जितने इंडियंस हैं, उतने ही इंडियाज भी। So for the record, this is my India. This is my अनदेखा, अनसुना, Unbelievable India. This is my favorite designer wear वाला India. My सख्त एनर्जी हीरो इंडिया। এই হলো আমার দুর্দান্ত রোড ট্রিপের ইন্ডিয়া। So India, join the Waves Explorer Challenge. Show us what makes you say for the record. This is my India. The world of entertainment is exploding. Stories waiting to be told and experiences waiting to be shared. But how do you connect to the right partners to bring your vision to life? Introducing Waves Bazaar, the ultimate business collaboration hub for media and entertainment, connecting you to a global network of opportunities. Are you a creator with something extraordinary to offer? Waves Bazaar is your gateway to buyers and distributors. Are you a buyer searching for high-quality content? Find the best creativity and talent here. The Film Marketplace offers an interactive platform to creators to bring their films, while producers, distributors, and platforms find the stories that audiences will love. Game developers showcase their innovations, while gaming companies discover content that pushes creative boundaries.
latest technologies of VFX and VR technologies are powering to petite content more real than reality, fostering creativity beyond imagination. Podcasters and audio creators connect with radios and platforms. Artists share their music. Buyers find the right sound for their next big project. Influencers connect with brands for high-impact collaborations. Event planners find the organizers. Waves Bazaar isn't just a marketplace. It is a place where creativity meets opportunity, calling all visionary creators and extraordinary talents. Join Waves Bazaar, a universe of limitless possibilities. और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने सौगाते मोदी अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य रमजान के पवित्र महीने में और आगामी ईद के मद्देनजर 32 लाख जरूरतमंदों की मदद करना है। इस अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांतों को लागू करना है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने घोषणा की कि जरूरतमंदों को सौगाते मोदी किट दी जाएगी, जिसमें ईद के उत्सव और दैनिक आवश्यकता की सामग्री होगी। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबका साथ का नारा दिया है, उसको नीचे तक पहुंचाने के लिए हर मौके पर हम लोग जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में, माइनॉरिटीज़ के बीच में जाते हैं और उनको साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 140 करोड़ जो हमारे भारतीय हैं वो हमारे भाई बहन हैं, और हमने ये भी देखा है कि हर तीज त्यौहार में, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो बैसाखी हो, चाहे वो ईद का मौका हो, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के जो उर्स का मौका, वहाँ चादर भेजने का मौका हो, हर मौके पर वो सभी के बीच में खुद जाकर रहते हैं और सभी को एक प्यार भरा संदेश देकर वो हमारे परिवार के मुखिया हैं ये एहसास भी कराते हैं। हमने ये तय किया है कि अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनके बीच में हम उनके खुशियों के त्यौहार में शामिल होंगे और उनको हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक तोहफा भी देंगे, जिसको हमने सौगाते मोदी नाम दिया है। उसमें हमने रमज़ान के महीने में जैसा जो हमारे रोज़ेदार भाई हैं उनके ज़रूरत की चीज़ें रहेंगी, जो ईद होने वाला है उस ईद के मौके पर जो सवैयाँ बनती हैं, जो खुशियाँ बढ़ती हैं, उसकी भी तैयारी होगी। और हम सब लोग मिलकर ईद भी मनाएंगे, हम सब लोग मिलकर नौरोज़ भी मनाएंगे, हम सब लोग मिलकर ईस्टर भी मनाएंगे, हम सब लोग मिलकर भारत के इस त्यौहार को एंजॉय करेंगे और भारत में एक खुशियों का माहौल हो, भारत में आपसी भाईचारा हो, भारत में सबका विकास हो। न्यायमूर्ति BR गवई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को मणिपुर के चूराचांदपुर और विष्णुपुर जिलों के जातीय हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए राहत शिविरों का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने 3 मई 2023 को भड़की जातीय हिंसा के बाद शरण लिए विस्थापित पुरुषों, महिलाओं और बच्चों से मुलाकात की। न्यायमूर्ति गवई के साथ शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीश विक्रमनाथ, MM सुंदरेश, KV विश्वनाथन और N कोटेश्वर सिंह और मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश D कृष्ण कुमार और न्यायमूर्ति गोलमेई गैफुल शिलो भी मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने आदिवासी बहुल जिले के विष्णुपुर में मिनी सचिवालय में एक कानूनी सेवा शिविर, एक चिकित्सा शिविर और एक कानूनी सहायता केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। न्यायमूर्ति BR गवई राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इसके साथ कानूनी और मानवीय सहायता को मजबूत करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण थौबल और जिला प्रशासन कागचिंग द्वारा संयुक्त रूप से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। कानूनी सेवा शिविर लोगों को सरकारी कार्यक्रमों के जोड़ने के लिए आयोजित किए गए, जिससे स्वास्थ्य सेवा, पेंशन, रोजगार योजना, पहचान दस्तावेज, पुनर्निर्माण जैसे महत्वपूर्ण लाभों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की टीम रविवार को मणिपुर उच्च न्यायालय के 12वें वर्षगांठ समारोह में भी शामिल होगी। अपने मणिपुर दौरे के दौरान न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा कि मणिपुर जैसे सुंदर राज्य में एक दिन शांति स्थापित होगी। एक दिन हम जरूर होंगे कामयाब। I'm sure that with the constitution that we have, with the strong constitution that we have, a beautiful state like Manipur, when we are landing in Imphal or when we are traveling from Imphal to
Churchandpur, we could see how the beautiful state is. I'm sure that with our joint efforts, with our strong constitution, peace will come back to Manipur. The situation will come back to normalcy. न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के प्रतिनिधिमंडल ने मोइरांग में इंडियन नेशनल आर्मी युद्ध संग्रहालय का दौरा किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रतिनिधिमंडल ने बिशुनपुर के लोकटक झील में नाव की सवारी का भी आनंद उठाया। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की 13वीं बैठक 20 और 21 मार्च को इटली में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। ये चर्चा द्विपक्षीय सैन्य सहयोग के दायरे का विस्तार करने के लिए नए रास्ते तलाशने पर केंद्रित थी। प्रमुख एजेंडा बिंदुओं में भारतीय और इतालवी सशस्त्र बलों के बीच बेहतर आदान प्रदान कार्यक्रम, क्षमता विकास और सहयोग को मजबूत करना शामिल था। बैठक में चल रहे रक्षा जुड़ावों की भी समीक्षा की गई और उनकी प्रगति का आकलन किया गया। एमसीजी दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने, मजबूत सैन्य जुड़ाव और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख संस्थागत तंत्र है। प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनके अद्वितीय योगदान, सृजनात्मक और विशिष्ट लेखन शैली के लिए इस सम्मान के लिए चुना गया है। वे हिंदी के 12वें ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले लेखक हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। प्रसिद्ध कथाकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा राय की अध्यक्षता में हुई प्रवर परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। लेखक, कवि और उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता 1971 में लगभग जय हिंद शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास लेखन सरल भाषा, गहरी संवेदनशीलता और अद्वितीय शैली के लिए जाना जाता है। वे मुख्य रूप से हिंदी साहित्य में अपने प्रयोगधर्मी लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार और अन्य प्रतिष्ठित सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। दिल्ली के रोहिणी में खादी ग्रामोद्योग भवन में खादी प्रदर्शनी और टूल किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी 31 मार्च तक चलेगी, जिसमें खादी से जुड़े कई स्टॉल लगाए गए हैं। प्रदर्शनी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मनोज कुमार ने कहा कि खादी उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है और हमारा आयोग इसे आम लोगों तक ले जाने के लिए काम कर रहा है। आयोग लोगों को प्रशिक्षण दे रहा है जिससे लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। इस खादी प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 45 स्टॉलों पर 11 खादी उद्यमियों और 30 PMEGP उद्यमियों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ट्रेनिंग देने का काम करता है और ट्रेनिंग के बाद उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आधुनिक टूल वितरण का कार्यक्रम, यहाँ पर ये उत्सव का आयोजन आज आप सब लोग देख रहे हैं। हमारे आयोग ने पूरे देश में लोगों को आर्थिक सशक्त बनाने के लिए और मार्केटिंग के साधन उपलब्ध करवाने के लिए पूरे देश में खादी एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज दिल्ली प्रांत में भी हमने यहाँ रोहिणी में खादी का एग्जीबिशन लगाया है। हम आगे का रोजगार अपने बच्चों को पाल सकें, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी आगे के लिए। अभी ये खादी उद्योग से ये मिली सहायता हमारे लिए बहुत काम आएगी।
शुद्ध लकड़ी घानी का ये कोकोनट ऑयल हम निकाल रहे हैं, ये खादी इंडिया से। और हम इसमें जैसे कि हमारा 5000 साल पुराना इतिहास है, पहले के इसमें बैल घुमा करते थे, अब इसको बबूल की लकड़ी के साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। ये बिल्कुल शुद्ध सरसों का तेल टेस्टेड सीड के साथ हम इसका निकाल रहे हैं। हम इसमें हर तरीके का सनफ्लावर ऑयल निकालते हैं, आलमंड ऑयल निकालते हैं, इसमें पीली सरसों, काली सरसों के हॉट प्रेस में निकाला हुआ कड़वापन होता है लोगों में, इसलिए कि ये वुडन प्रेस में लकड़ी घानी से बना हुआ, इसको जलाना भी नहीं पड़ता, बिल्कुल अच्छा शुद्ध, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कितने आरपीएम पे हमारी मशीन घूमती है, सब सेट करके हम ये प्रोवाइड कराते हैं सर्विसेज। गोबर के हर्बल सामान बनाती हूँ 2000 आइटम, जैसे कि आप देख सकते हैं सारा जगह लगा हुआ है। महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाना यही मेरा काम है, इसलिए मैं सभी लोग को कहती हूँ जो हर्बल ऑर्गेनिक धूप बत्ती जलाए या हवन कप जलाए। बिहार स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ ही साथ बिहार की समृद्ध परंपरा, खान पान और विकास की झलक देखने को मिल रही है। बिहार दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा स्टॉल लगाया गया है, जहां लोगों को 3D में राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का परिचय कराया जा रहा है। इनमें पटना का बापू टावर, सभ्यता द्वार, पटना साहिब गुरुद्वारा के अलावा राजगीर का ग्लास ब्रिज, घोड़ा कटोरा और हाल ही में बना जरासंध का अखाड़ा और पार्क, गुरुद्वारा पावापुरी का जल मंदिर जैसे लोकप्रिय स्थानों को शामिल किया गया है। बिहार दिवस पर हमारी शुभकामना है हर बिहारी को कि 21वीं सदी का बिहार देश के गौरव गाथा में अग्रदूत के रूप में काम करे। हर बिहारी जो बिहार के अंदर है, बिहार के बाहर है, अपनी विशिष्टता और विशेषता के साथ अपने श्रम से अपनी पहचान बनाते हुए अपने बिहार को विकसित करे। आंध्र प्रदेश के राजभवन में दरबार हाल में आयोजित बिहार राज्य स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बिहार का गौरवशाली अतीत रहा है और राज्य हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म के साथ साथ सूफीवाद के अनुयायियों के लिए इतिहास और आध्यात्मिक महत्व से भरा हुआ है। वाल्मीकि, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह जैसे महान विभूतियों का भी यह स्थान रहा है। केंद्र सरकार ने इस साल 1 अप्रैल से प्याज पर 20% निर्यात शुल्क समाप्त करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि प्याज पर लागू 20% निर्यात शुल्क को शून्य करने का फैसला किया गया है। यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकार ने देश में दिसंबर 2023 में इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। निर्यात प्रतिबंध के बावजूद वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान कुल प्याज निर्यात 17.17 लाख टन और वित्त वर्ष 2024-2025 में 18 मार्च तक 11.65 लाख टन रहा। सरकार के अनुसार मासिक प्याज निर्यात मात्रा दिसंबर 2024 में 72,000 टन से बढ़कर जनवरी 2025 में 1.85 लाख टन हो गई। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की कीमत काबू में रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है। और अब आइए नजर डालते हैं दिन भर के कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। बिहार धूमधाम से अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। पीएम मोदी ने बिहार दिवस के अवसर पर सभी बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने अपने संदेश में कहा कि भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने वाला हमारा ये प्रदेश आज अपनी विकास यात्रा के जिस महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, उसमें यहाँ के परिश्रमी और प्रतिभाशाली बिहार वासियों की अहम भागीदारी है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एक मिनी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 14 लोग घायल हो गए। घायल लोगों का स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज गति के कारण बस दुर्घटना की शिकार हो गई।
हरियाणा के पानीपत में जननायक जनता पार्टी के नेता रविंद्र बिन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले की चपेट में आने से रविंद्र के चचेरे भाई और एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया। स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद सीमा पर लगभग 4 किलो हेरोइन को जब्त किया है। सुरक्षा बलों ने इस तस्करी में शामिल एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त हेरोइन की कीमत लगभग 6 करोड़ 77 लाख है। अगरतला में नशीली दवाओं के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को 1,10,000 याबा टैबलेट मिली। इन नशीली दवाओं का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 5.5 करोड़ रुपए है। और देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अपने अधिकारों की मांग कर रही बलूच यकजहती कमेटी की नेता डॉक्टर महरंग बलूच को अन्य कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। महरंग बलूच की गिरफ्तारी के खिलाफ बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। महरंग की गिरफ्तारी के अलावा क्वेटा पुलिस ने शहीद युवकों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ भी कार्रवाई की। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग की निंदा करते हुए इसे मानव जीवन के प्रति पाकिस्तानी अधिकारियों की घोर उपेक्षा का चौंकाने वाला अभियोग बताया है। मानवाधिकार निगरानी संस्था ने पाकिस्तान सरकार से शांतिपूर्ण सभा के अधिकार का सम्मान करने और प्रदर्शनकारियों के दमन को तुरंत रोकने को कहा है। शनिवार की सुबह क्वेटा पुलिस ने महरंग बलूच के साथ कई अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था, जिससे बलूचिस्तान में तनाव और बढ़ गया है। बलूच नेशनल मूवमेंट की विदेश समिति की सदस्य हकीम बलूच ने गिरफ्तारियों की आलोचना की है और सरकार पर असहमति को दबाने का प्रयास करने का गंभीर आरोप लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5,30,000 प्रवासियों की अस्थायी कानूनी स्थिति को रद्द कर दिया है। इस फैसले से क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला जैसे देशों से आए लोगों पर सीधा असर पड़ेगा, जिन्हें बाइडेन सरकार के दौरान मानवीय आधार पर अस्थायी संरक्षण और वर्क परमिट प्रदान किया गया था। अब ट्रंप प्रशासन ने स्वनिर्वासन का विकल्प देते हुए एक ऐप लॉन्च करने की भी घोषणा की है। कि 5 लाख से ज्यादा प्रवासियों की कानून सुरक्षा रद्द। क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला देशों पर होगा गहरा असर। क्या बड़े पैमाने पर होगा अप्रवासियों का देश निकाला? अप्रवासी समुदायों में चिंता और अनिश्चितता का माहौल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5,30,000 अप्रवासियों की अस्थायी कानूनी स्थिति को रद्द कर दिया है। यह 24 अप्रैल से प्रभावी होगा। इस फैसले से क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला जैसे देशों से आए लोगों पर सीधा असर पड़ेगा, जिन्हें बाइडेन सरकार के दौरान मानवीय आधार पर अस्थायी संरक्षण और वर्क परमिट दिए गए थे। ट्रंप प्रशासन के इस कदम से बड़े पैमाने पर निर्वासन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना बढ़ गई है, जिससे अप्रवासी समुदायों में चिंता और अनिश्चितता का माहौल है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने CBC होम ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले व्यक्तियों को स्वेच्छा से देश छोड़ने की अनुमति देता है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि जो लोग इस विकल्प का उपयोग करके स्वनिर्वासन नहीं करते, उन्हें जबरन निष्कासन का सामना करना पड़ेगा और उनके फिर से प्रवेश पर आजीवन प्रतिबंध लग सकता है। ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान अवैध आप्रवास को राष्ट्रीय आपातकाल बताते हुए सख्त नीतियों का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद उन्होंने तेजी से इस दिशा में कदम उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL के 18वें सीजन का आगाज शानदार जीत के साथ किया है। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए पहले मुकाबले में RCB ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराने में सफलता पाई। KKR से जीत के लिए मिले 175 रन के लक्ष्य को RCB ने 3 विकेट खोकर 22 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। RCB के लिए स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और फिल साल्ट ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। साल्ट ने 31 गेंदों पर 56 रन की पारी खेली। वहीं विराट कोहली 36 गेंदों पर 59 रन बनाकर नाबाद रहे। कप्तान रजत पाटीदार ने 16 गेंदों पर 34 रन की तेज पारी खेली। इससे पहले कोलकाता ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 174 रन बनाए। KKR के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने सबसे अधिक 56 रन बनाए। वहीं सुनील नरेन ने 44 रन का योगदान दिया। RCB के लिए कुणाल पांड्या ने 3 विकेट हासिल किए।
दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से नकदी मिलने के मामले पर जस्टिस वर्मा ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। जस्टिस वर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। जस्टिस वर्मा ने कहा कि घर के स्टोर रूम से बरामद नकदी से उनका या परिवार का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि स्टोर रूम में ना तो मैंने और ना ही मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कोई नकदी रखी थी। जस्टिस वर्मा ने कहा कि जिस परिसर में हम रहते हैं वहां से कोई नकदी बरामद नहीं हुई है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ट्रॉफी के लिए प्रदर्शनी पोलो मैच का आयोजन की दिल्ली के प्रतिष्ठित जयपुर पोलो ग्राउंड में हुआ। इस मैच में नवीन जिंदल की अगुवाई में चांसलर की टीम का मुकाबला वेंकटेश जिंदल की कप्तानी वाली वाइस चांसलर की टीम से हुआ। मैच रोमांचक ड्रॉ के साथ समाप्त हुआ। इस अवसर पर ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर और भाजपा के सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि पोलो पूरी दुनिया को भारत का तोहफा है। मॉडर्न पोलो को भारत के ही अंदर ही खोजा गया, ये भारत से ही पूरे विश्व में फैला। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य पोलो एक बार फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचे, यही उनका उद्देश्य है। ये भारत का तोहफा है पूरी दुनिया के लिए। मॉडर्न पोलो को भारत के अंदर डिस्कवर किया था और भारत से ही पूरे विश्व में पोलो फैला। और आज ये है कि पोलो का स्तर हमारे देश के अंदर बहुत नीचे हो गया है। तो हम भारत पोलो संघ, इंडियन पोलो एसोसिएशन की तरफ से, हमारी तरफ से प्रयास है कि हम पोलो को नई ऊंचाइयों तक इसको लेकर जाएं। तो इसलिए अब आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से पोलो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, लोगों की भी बहुत रुचि हो रही है। खेलो इंडिया का पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण दिल्ली में आयोजित हो रहा है, जहां एक तरफ खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही इन खेलों के द्वारा रिश्तों की मजबूती का भी उम्दा उदाहरण देखने को मिलता है। देखिए हमारे संवाददाता गौरव कुमार की खास रिपोर्ट। पिछले कुछ समय के दरमियान देश में पैरा खेलों ने एक नई ऊंचाई हासिल की है, जिसके पीछे राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रम और खेल नीति है। इस कड़ी में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का भी अपना एक अलग महत्व है, जिसने इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और खुद के करियर को एक नई दिशा देने का काम किया है। लेकिन इन्हीं खेलों का एक अक्स रिश्तों की मजबूती का भी सामने है। इनका नाम आदिल अंसारी है, जो महाराष्ट्र के भिवंडी से आते हैं। आदिल साल 2002 में एक हादसे का शिकार हो गए, जिसके चलते इनके एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया। उस वक्त मानो आदिल के सामने एक ऐसा अंधेरा था जिससे पार पाना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन उनके लिए रोशनी की किरण बनकर सामने आई उनकी पत्नी माजिदा आदिल अंसारी, जिन्होंने आदिल को विश्वास दिलाया कि जिंदगी यहाँ से खत्म नहीं हुई, बल्कि बदली हुई सोच और नई दिशा के साथ आगे बढ़ेगी। जो मेरी वाइफ है मेरे पीछे, कि मेरी इतनी सीवियर डिसेबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी मैं कर नहीं पाता हूँ खुद से, तो वो मेरे साथ होती है हमेशा। इंटरनेशनल इवेंट में भी साथ होती है, जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है। मेरी कोच है, वो मेरी डॉक्टर है, मेरी केयर टेकर है, सब कुछ है। तो उसका बहुत बड़ा हाथ है कि मैं यहाँ आपके साथ बात कर रहा हूँ। हर सुख दुख में साय के साथ पति आदिल अंसारी के साथ रहने वाली माजिदा के लिए आज की जिंदगी भले ही सामान्य हो, लेकिन शुरुआत के उन दिनों की कड़वी यादों को भुलाना उनके लिए आसान नहीं है। हालांकि कल के वे कड़वे लम्हे आज के मीठे पलों के रूप में उनके सामने हैं, जिसे वह अपनी सफलता के तौर पर देखती हैं। शादी के लिए घर वाले या इनके घर वाले, मेरे घर वाले फौरन राजी हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। घर बहुत मुश्किलें आई हैं, उसमें भी मेरे घर वालों को राज़ी करना, और ये तो इनके घर में तो तकरीबन तभी सभी राज़ी थे, और मेरे घर में थोड़ा था मुश्किल कि क्या है, क्या मतलब क्यों ऐसे। लेकिन मेरी माँ बाप जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, वो जिसमें खुश है वो करके देख लेते हैं। यहाँ बड़ी बात आदिल की सफलता नहीं है, और न ही इस बात को सामने रखना कि पैरा खेलों का किस तरह से विकास हो रहा है, बल्कि यहाँ तस्वीर का बड़ा रूप रिश्तों की मजबूती का है, जो आज के बदलते समाज की चकाचौंध के बीच भी खुद को उस लकीर पर रखने में कायम है।
जो एक स्वस्थ समाज की सबसे पहली और जरूरी शर्त है। तो खेल हमेशा से दिलों को जोड़ते हैं और आदिल और माजिदा का ये एक शानदार उदाहरण खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भी देखने को मिला है। दरअसल आदिल की जो ताकत है वो न केवल उनका खेल है बल्कि माजिदा का वो सपोर्ट है जिसके बल पर आज वो एक सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज के तौर पर सामने हैं। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसीलिए कहा गया है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।